अमीर बहू ने बनाया ससुराल वालों को नौकर। देखो विक्रम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम मेरे पिताजी से हमारी शादी के लिए बात कर लो, नहीं तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। स्नेहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो तुम्हारे पिता मुझ जैसे फकीर के हाथ में तुम्हारा हाथ नहीं देंगे। तुम कितनी अमीर हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। मुझ जैसे गरीब इंसान से शादी करके ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुमसे प्यार किया है, ना कि तुम्हारी गरीबी से। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो विक्रम? जो भी होगा हम दोनों एक साथ मिलकर उसे ठीक करेंगे, लेकिन इस तरह तुम्हें अपनी गरीबी के चलते हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। स्नेहा विक्रम का हौसला बढ़ाती है, जिसके बाद स्नेहा विक्रम को अपने पिताजी से मिलवाने ले जाती है। स्नेहा का पिता राणा बहुत अमीर हस्ती था। जैसे ही वह विक्रम की हालत देखता है, उसे देखते ही कहता है, स्नेहा बेटी, घर के नौकर का हाथ पकड़ के मेरे सामने क्यों आ रही हो? पिताजी, ये हमारे घर का नौकर नहीं बल्कि वो इंसान है जिससे मैं आपसे मिलवाना चाहती थी। इसका नाम विक्रम है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर कुत्ता इंसान की तरह चलने लगता तो लोग उसे पालते नहीं हैं, और तुम लगता है अपनी औकात भूल गए हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? जो सच है वही बता रहा हूँ। मेरी बेटी कहाँ और तुम कहाँ, इसे भूल जाओ और यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। इसकी तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। मैं गरीब हूँ लेकिन जलील नहीं। माना कि मैं स्नेहा से प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे भूल जाऊं और उसके दिए हुए टुकड़ों को लेकर भाग जाऊं। मैं यूं ही रहूंगा। अगर स्नेहा और मेरा मिलना लिखा होगा तो हम जरूर मिलेंगे। विक्रम ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी स्नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने पिता से कहती है, वाह जी वाह, आपने आज विक्रम की ही नहीं बल्कि मेरे प्यार की बेइज्जती भी की है। अब मैं आपके साथ और नहीं रहूंगी। मैं विक्रम से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहूंगी। चलो विक्रम, चलते हैं यहाँ से। स्नेहा प्यार के चलते अपने अमीर पिता को छोड़ देती है, जिसके बाद विक्रम उसे एक मंदिर में ले जाता है और उसी से शादी कर लेता है। शादी के बाद उसे अपने साथ अपने घर लेकर आता है। माँ, इससे मिलो, ये स्नेहा है। आज हमने शादी की थी। दरअसल बात यह है कि अरे बस 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 बस, मैं सब समझ गई हूँ। बहू पहली बार घर आई है, पहले गृह प्रवेश होगा। जरा रुक, मैं इसके स्वागत का इंतजाम करती हूँ। यशोदा एक थाली में दीप जलाकर लाती है और एक कलश में चावल लाकर स्नेहा के पैरों के पास रख देती है। चलो बहू, अब इसे अपने पैरों से उड़ेलकर अंदर आ जाओ। यशोदा के कहने पर स्नेहा बिल्कुल वैसा ही करती है, जिसके बाद उसके सामने उसकी काली जेठानी आती है। अरे वाह विक्रम, तुम्हारी पसंद तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल चांद के टुकड़े की तरह। चलो देवरानी जी, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। स्नेहा सुलेखा को देखते ही मुंह बना लेती है और बहुत ही अजीब तरीके से कहती है, ओ गॉड, ची 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 ची, तुम तो मुझसे दूर ही रहना, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, कितनी काली हो तुम, तुम्हें देखते ही उल्टी आ रही है। स्नेहा, ये क्या बदतमीजी है? कोई बात नहीं देवर जी, अब काले इंसान को काला ही तो कहा जाएगा ना। मुझे कोई बुरा नहीं लगा। एक काम कीजिए, आप ही स्नेहा को अपने कमरे में ले जाइए। स्नेहा ने विक्रम से उसका साथ निभाने के लिए तो कह दिया था, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज्यादा कठिन होने वाला था। उस दिन के बाद से यशोदा स्नेहा को अपने घर के तौर तरीके सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन स्नेहा हर बार उन्हें उल्टा जवाब देकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन हो जाते हैं, जिसके चलते स्नेहा घर के एक काम को हाथ न लगाती। एक दिन स्नेहा अपने पिता को कॉल करती और उनसे कहती है, पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा था कि शादी के बाद मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। इन गरीबों ने तो हद ही कर दी है, रहने का कोई चांस नहीं, ऊपर से मुझसे काम करवाते हैं। पिताजी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे पति को कोई अच्छी नौकरी पर लगवा दीजिए और यहाँ से कहीं दूर भेज दीजिए। स्नेहा अपने पिता से जैसे कहती है, उसके पिता बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। वो किसी तरह विक्रम को उसके घर से दूर कर देते हैं। उसके दूर होते ही स्नेहा घर के सभी लोगों पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर देती है। हे भगवान, देखो तो सही इस घर को, ये बेचारा घर कभी भी साफ रह ही नहीं सकता। कहाँ गई है जेठानी जी? जेठानी जी, ओ जेठानी जी, अरे यहाँ आकर थोड़े हाथ पैर ही हिला लो। क्या सारा दिन बिस्तर ही तोड़ती रहती हो? अभी कर देती हूँ देवरानी जी। सुलेखा घर की साफ सफाई में लग जाती है तो वहीं आंगन में गर्मी के अंदर यशोदा चूल्हे पर सभी के लिए नाश्ता बना रही होती है, जहाँ एक चारपाई पर आकर स्नेहा बैठ जाती है और अपनी नंद से बोलती है, अरे काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, जब देखो यहाँ से वहाँ डोलती रहती हो। तुम्हें तो जैसे इस घर में खुले सांड की तरह छोड़ रखा। यहाँ पर आकर मेरे सर में तेल लगाना शुरू कर दो, चलो। एक तरफ स्नेहा की नंद गौरी उसके सर में तेल लगा रही होती है, तो वहीं उसकी सास खाना बना रही होती है और उसकी जेठानी घर की साफ सफाई कर रही होती है। स्नेहा सबके ऊपर हुक्म चलाकर बहुत खुश नजर आ रही होती है। ये लोग अमीर नहीं है तो क्या हुआ, नौकरों की तरह काम करने के लायक तो बिल्कुल है। वैसे भी मैं इन लोगों से बहुत ज्यादा अमीर हूँ, इन लोगों को तो मेरी सेवा पानी करनी ही चाहिए। स्नेहा के इस बर्ताव से घर के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे।
लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते थे। ऊपर से विक्रम भी बाहर रहा करता था, उसका घर पर आना जाना बहुत कम था। जब भी वो फोन करता तो स्नेहा किसी से भी उसकी बात ना करवाती। और स्नेहा, बहुत समय हो गया है, मैंने माँ से और मेरी बहन से बात ही नहीं की। एक काम करो, फोन उन्हें दे दो, मैं उनसे थोड़ी देर बात कर लेता हूँ। अरे, आपकी बहन तो आपकी सहेली के घर पढ़ने गई है और माँ जी भी पड़ोस की काकी के घर पर गई है। दोनों में से कोई भी घर पर नहीं है। ऊपर से मैं अकेली ही घर के सारे काम करती हूँ। अब क्या करूँ, इस घर की बहू हूँ तो ये तो मेरा फर्ज है। विक्रम ये सुनकर चुप रह जाता है, जिसके बाद वो उसे कुछ नहीं कह पाता। कुछ देर स्नेहा से ही बात करके वो फोन काट देता है। ऐसे ही स्नेहा दिन प्रतिदिन अपने ससुराल वालों के ऊपर बहुत अत्याचार करती है और अपने ससुराल वालों को बिल्कुल नौकर बना देती है। एक दिन आंगन में स्नेहा गौरी से सर में तेल लगवा रही होती है। सुबह से ये समय हो गया, ना तो आंगन में झाड़ू निकली है, ना मेरी प्यारी सास ने मेरे लिए नाश्ता बनाया है। सुबह से कर क्या रही हो तुम दोनों? जल्दी से जल्दी काम पर लग जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बहू, राशन खत्म हो गया है, खाने के लिए बनाऊं क्या? हर एक काम करो, मुझे ही बना दो, क्योंकि पैसा तो पेड़ पर उगता है ना। इतना पैसा कहाँ से लेकर आऊं? तुम लोग सांड की तरह खाते हो, अपने खाने पर कंट्रोल नहीं कर सकते। स्नेहा सभी को बहुत ही जली कटी बातें सुना रही होती है। सबकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी वहां पर विक्रम आ जाता है और स्नेहा को अपने परिवार वालों के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए वो देख लेता है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? आखिर तुम कर क्या रही हो? मेरा परिवार नौकरों की तरह काम क्यों कर रहा है? माँ, ये क्या हालत बना रखी है आपने? गौरी तो पढ़ाई न करके स्नेहा के सर में तेल लगा रही है। विक्रम को देखते ही उसका परिवार रो पड़ता है और रोते हुए उसे पूरी कहानी बताता है, जिसे सुनते ही विक्रम को स्नेहा के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आता है। जरा मेरी बात सुनिए, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। स्नेहा ऐसा कहती है कि तभी विक्रम उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के साथ ऐसा बर्ताव करने की? अरे तुम अमीर हो तो क्या मेरे परिवार के साथ कुछ भी करोगी? ये सब मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और अपने अमीर बाप के घर लौट जाओ। विक्रम का ये रूप अपने परिवार के प्रति देखकर स्नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए विक्रम के पैरों में गिर जाती है। विक्रम से ही नहीं बल्कि वो उसके पूरे परिवार से माफी मांगती है। मैंने जो किया बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। विक्रम उसे माफी नहीं देता, लेकिन उसका परिवार इतना होने के बाद भी स्नेहा को माफ कर देता है, जिसके चलते विक्रम उसे घर से नहीं निकालता। कुछ ही समय में सब कुछ ठीक हो जाता और अब स्नेहा घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है और सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।